जय हिंद दोस्तों। क्या होगा यदि लोहे की किसी चीज को बाहर हवा में छोड़ दिया जाए? आप देखोगे कि कुछ दिनों बाद ही उसके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से क्या होगा यदि गर्मियों में दूध को बाहर छोड़ दिया जाए? आप देखोगे कि कुछ ही समय में वो फटना शुरू हो जाएगा और वो फट जाएगा। इसी तरीके से आपने अक्सर देखा होगा कि पीली हल्दी के दाग जब सफेद कपड़े पे लगे होते हैं और उनको साबुन से धोया जाता है तो वो लाल हो जाते हैं। इसी प्रकार के परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वो रसायनों के मिलन से कोई नया रसायन जब बनता है तो वो रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया में हम देखते हैं कि किसी भी चीज के रंग में, गंध में, अवस्था में जब बदलाव होता है तो वो एक रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया को अच्छे से समझने के लिए हमें रासायनिक समीकरण देखना पड़ता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है? एक रासायनिक अभिक्रिया को शॉर्ट फॉर्म में बताने का, दिखाने का एक तरीका होता है। रासायनिक समीकरण दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो हम नाम से रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं। दूसरा रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका है सूत्र। सूत्र से रासायनिक समीकरण को तुरंत देख के पहचानना और समझना बहुत ही आसान हो जाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए चर्चा करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की। मैग्नीशियम का जो रिबन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। इसी को जब नाम के समीकरण से लिखा जाएगा तो कुछ इस प्रकार से होगा कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और तीर का निशान देके हम आगे लिखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी को जब हम सूत्र के हिसाब से जब देखेंगे तो इसको समझना और भी आसान हो जाएगा। Mg प्लस O और तीर का निशान देके MgO। ये तीर का निशान यहाँ पे एक बराबर के तौर पे रहता है और इस तीर के निशान से जो पहले जो होते हैं उनको हम अभिकारक बोलते हैं और तीर के निशान के बाद जो होते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उनको उत्पाद बोला जाता है। इसी के साथ जरूरी हो जाता है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया को समझना। संतुलित रासायनिक समीकरण का अर्थ है कि अभिक्रिया से पहले कुल द्रव्यमान जितना था अभिक्रिया के बाद भी कुल द्रव्यमान उतना ही रहेगा। इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहते हैं। द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का अर्थ है कि द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। जितना द्रव्यमान होता है वो फिक्स है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितना द्रव्यमान हम शुरू में लेके चलेंगे रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद भी वो द्रव्यमान उतना ही रहेगा। उसकी अवस्थाएं चेंज हो सकती हैं। द्रव्यमान को शुद्ध शब्दों में समझने के लिए आप द्रव्यमान को एक भार के रूप में देख सकते हैं कि द्रव्यमान क्या है? उस चीज का भार है। उस भार को ना तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। मतलब शुरू में हम जितना भार लेके चल रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद भी वो भार उतना ही होना चाहिए। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का एक बड़ा ही आसान सा तरीका है। आप ये देखिए कि कुल कितनी चीजें हैं जो उस अभिक्रिया में ली गई हैं। वो अभिक्रिया में जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, वो कितनी मात्रा में लिया गया है। इस संतुलन को समझने के लिए हम एक और रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को जब मिलाया जाता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनते हैं। जिंक को हम Zn से डिनोट करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड हमारा H2SO4 होता है। तो जिंक Zn और H2SO4 को जब मिलाया जाएगा तो ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन बनेगी। अब इसमें हम देखेंगे कि जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन चार तत्वों की बात की गई है। इन चार तत्वों का जब आप लेफ्ट हैंड साइड में जब अभिकारकों की तरफ इनका द्रव्यमान देखोगे तो आप देख पाओगे कि 1, 2 और 1, 4 उनका द्रव्यमान है। उसके बाद जब राइट हैंड साइड की तरफ उत्पादों में जब उसका द्रव्यमान आप देखोगे तो 1, 2 और 1, 4 है। मतलब दोनों ही तरफ जो द्रव्यमान है वो सेम है। तो ये एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है तथा इसका ये समीकरण एक संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अब बात आती है किसी असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करें। किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के तरीके को समझने के लिए हम लेके चलते हैं एक असंतुलित रासायनिक समीकरण Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन मतलब कि H2। अब इसमें आप देखोगे तो तीन तत्वों की बात हुई है Fe, H और O। इसमें आप LH साइड की तरफ जब देखोगे
तो Fe का द्रव्यमान 1 है, H का द्रव्यमान 2 है और O का द्रव्यमान 1 है। इसी तरीके से जब राइट हैंड साइड की तरफ आप देखोगे तो Fe का द्रव्यमान 3 है, H का द्रव्यमान 2 है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 4 है। इस तरीके से आप देख पाओगे कि H को, हाइड्रोजन को छोड़ के दोनों के ही Fe और O दोनों के ही जो द्रव्यमान हैं वो अलग अलग हैं। इस तरीके से आयरन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान को संतुलित करने का जो तरीका होगा वो हमारा होगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो इसको संतुलित करने के लिए हम सबसे पहले तो जो Fe है उसका जो अभिकारक है उसको 3 गुणा कर देंगे, उसके आगे 3 लिख देंगे तो हमारा 3 Fe दोनों तरफ हो जाएगा। उसके बाद ही हम देखेंगे कि जैसे हमें Fe का सेम किया है उसी तरीके से हम ऑक्सीजन का भी सेम करना चाहेंगे। तो ऑक्सीजन हमारी उत्पाद में 4 है तो हम अभिकारक में भी उसको 4 बनाने के लिए H2O जो वाटर है उसके शुरू में 4 लिख देंगे, क्योंकि O के लास्ट में 4 मैं नहीं लिख सकता, वो फिर वाटर नहीं रहेगा। तो वाटर उसको रखने के लिए H2O जो वाटर है उसके आगे मैं यहां पे 4 लिख दूंगा तो ऑक्सीजन हमारा 4 हो जाएगा दोनों ही तरफ। उसके बाद आप देखोगे कि Fe मतलब आयरन और ऑक्सीजन तो दोनों उत्पाद और अभिकारक दोनों ही तरफ उनका द्रव्यमान बराबर हो गया है, लेकिन हाइड्रोजन का द्रव्यमान चेंज हो गया होगा, क्योंकि हाइड्रोजन हमने शुरू में 4 लिखने से H2 था वो, तो 4 दूनी 8 वहां पे हाइड्रोजन हो गया है, तो उसको हमें उत्पाद में भी 8 बनाना पड़ेगा। इस तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं, 4 हमने आगे लिखा है और उसके H के आगे 2 है, तो ये 4 दूनी 8 टोटल द्रव्यमान हाइड्रोजन का 8 हो गया है। तो उसको उत्पाद में भी 8 बनाने के लिए जो H2 है हम उसके आगे 4 और लिख देंगे तो दोनों तरफ हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो भी समान हो जाएगा और हमारी जो समीकरण है वो एक संतुलित समीकरण बन जाएगा। साथ ही रासायनिक समीकरण को अच्छे से समझने और समझाने के लिए आपने देखा होगा कि इसके साथ SLG और AQ भी लिखा जाता है, जो हमारे अभिकारक और उत्पाद हैं उनके बाद में ब्रैकेट में लिखा जाता है SLG और AQ। अब इनका अर्थ क्या होता है, ये होती है उनकी स्टेट कि जो हमें आयरन लेना है वो किस फॉर्म में लेना है, हमें जो ऑक्सीजन लेनी है वो किस फॉर्म में लेनी है, हमें जो वाटर लेना है वो किस फॉर्म में लेना है। तो S का मतलब यहां पे सिंपल सा होता है सॉलिड, मतलब उसको ठोस रूप में लेना है। दूसरा जो L का मतलब है वो हमारा लिक्विड, मतलब उसको द्रव्य रूप में लेना है। तीसरा जो G है वो हमारा गैस के लिए आता है कि इसको हमें गैसियस फॉर्म में लेना है। चौथा जो AQ रह गया, तो AQ का मतलब होता है एक्वस। एक्वस मतलब हमें उसको पानी के घोल के रूप में लेना है। ये चीजें भी साथ में उनकी अवस्थाएं बताने के लिए लगाई जाती हैं कि किस अवस्था में हमें उन अभिकारकों को लेना है और जो उत्पाद बनेगा वो किस अवस्था में बनेगा, ताकि हम अच्छे से उस अभिक्रिया को समझ सकें और समझा सकें। साथ में किसी और को भी अगर करने के लिए वो सूत्र दें तो वो उन अवस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए आसानी से वो उस समीकरण को, उस अभिक्रिया को परफॉर्म कर सके। साथ ही कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिनको होने के लिए एक उचित तापमान की जरूरत होती है, एक उचित प्रेशर, उचित दाब की जरूरत होती है और कई बार कुछ उत्प्रेरकों की भी जरूरत होती है। उत्प्रेरक मतलब कैटालिस्ट जो होते हैं वो एक ऐसा पदार्थ होता है जो उस रासायनिक अभिक्रिया को परफॉर्म करवाने के लिए जरूरी होता है। तो इनको भी आप कई बार तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखे हुए देखोगे। इनका मतलब होता है कि किस तापमान पर यह अभिक्रिया की जाएगी। दूसरा, तापमान के अलावा इसमें दिया जाता है कि किस प्रेशर पर, किस दाब पर यह अभिक्रिया हो पाएगी। और तीसरा इस पे लिखा जाता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक, जो उसको उत्प्रेरणा दे, इसको एक तरीके से परफॉर्म करवाए, इसको मजबूर करे। जैसे हम एक दूध में अगर नींबू डाल देते हैं ठंडे दूध में तो वो नहीं फटेगा, लेकिन उसी को अगर हम गर्म करके उसमें नींबू डालते हैं, मतलब तापमान के साथ जब नींबू डालते हैं तो तुरंत फट जाएगा। इसी तरीके से एक उत्प्रेरक भी उस एक ऐसा पदार्थ होता है जो उस अभिक्रिया को परफॉर्म करवाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये 3 चीजें भी आप तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखी हुई देखोगे।